आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार एसआई का नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25/8 कब का 25/8/2019 का है। ठीक है, एक्साइज सब इंस्पेक्टर है बिहार का। ठीक है, इसको हम लोग करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना बात के देरी के हम लोग चलते हैं 25/8/2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एसआई का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया। क्वेश्चन पूछ रहा है किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया मतलब आज़ाद किया। तो किसने किया था, तो मुअज्जम ने किया था, ऑप्शन डी मुअज्जम ने। अब ये मुअज्जम है कौन, तो मुअज्जम है ये औरंगजेब का पुत्र। कौन है, औरंगजेब का पुत्र। ठीक है, याद रखिएगा औरंगजेब का पुत्र है ये। इसी मुअज्जम को आप लोग बोलते हो बहादुर शाह प्रथम। इसका टाइम पीरियड था कब, 1707, औरंगजेब के मरने के बाद 1707 से 1712। ठीक है, याद रखिएगा मुअज्जम। और एक बहादुर शाह जफर भी है जिसको बहादुर शाह द्वितीय बोलते हैं, वो लास्ट मुगल बादशाह थे। ठीक है, जो कि बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड, जिसका टाइम पीरियड था 1837 से लेकर के 1857, जो लास्ट मुगल बादशाह थे। ठीक है, और मुअज्जम किसका नाम था, तो बहादुर शाह प्रथम का नाम था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए बाकी चीज़ और देख लेते हैं क्या क्या चीज़। साहू किसके बारे में बात कर रहा है, साहू बोले तो संभाजी के पुत्र के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, साहू बोले तो संभाजी का पुत्र और शिवाजी का पोता। ठीक है, तो उनको छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा, तो ये जानना जरूर था। मुअज्जम कौन था, औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी सब मोहम्मद शाह कौन था, तो ये मुगल बादशाह था। कब से कब के दौर में था, 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक की शासन किया था। ठीक है, इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, किसको, मोहम्मद शाह को। और ऑप्शन में कौन सा, फारूक सियर कब से कब, 1713 से लेकर के कब 1719 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, इसको घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं, घृणित कायर के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, जहांदार शाह का कब 1712 से लेकर के 1713 तक, मात्र 1 साल लगभग शासन किया था, उससे भी कम। जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख बोलते हैं। क्या, लंपट मूर्ख के नाम से किसको जाना जाता है, तो जहांदार शाह को। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ये जो आप देख रहे हो ना, उत्तर मुगल काल के दौर का। ठीक है, तो आप मुगल काल का दौर आपको पता ही है, 1526 ईस्वी में मुगल बाबर के स्टार्ट हुआ और लास्ट 1857 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। पहला दौर में याद रखिए जो प्रारंभिक दौर था, तो 1526 से लेकर 1707 औरंगजेब के मरने तक को, समझे, इसको प्रारंभिक दौर बोला जाता है मुगल काल का। ठीक है, और बाकी उसके बाद मुगल काल कमजोर पड़ गया, 1707 से लेकर 1857 तक मुगल काल पूरा का पूरा कमजोर पड़ गया, तो उसको उत्तर मुगल काल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये अभी जो जितना भी ऑप्शन था ये उत्तर मुगल का 1707 के बाद के सभी राजाओं का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिका क्या है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक रचना किसकी है, तो हिस्टोरिका किसने लिखी है, तो आपको पता हेरोडोटस ने लिखी थी, ऑप्शन सी। ठीक है, ये ग्रीक इतिहासकार थे। ठीक है, प्लिनी को आप जानते होंगे, नेचुरल हिस्ट्रिका लिखी है किसने, प्लिनी ने। ठीक है, और टॉलमी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, भारत का भूगोल भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, टॉलमी ने। चलिए, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था, अब क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था, तो कहाँ, नई दिल्ली में। ऑप्शन में कब, 1956 में। ठीक है, अब भारत में बहुत सारे एम्स खुल चुके हैं अब। ठीक है, टोटल अभी के टाइम में 24 एम्स हैं। ठीक है, उसमें से 19 वर्किंग में खुले हुए हैं और 5 जो है ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, मतलब काम कर भी रहा है और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो 24 अभी 2022 तक में। ठीक है, चलिए इसमें देखिए पटना में भी एम्स खुल चुका है, बिहार में 2 एम्स हैं, पटना में, दरभंगा में। ठीक है, चेन्नई में भी है, रांची में भी है। ठीक है, तो एम्स सभी जगह इसमें खुल चुका है। तो पहला एम्स कहाँ खुला था, तो नई दिल्ली 1956 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से लेकर के मुंगेर स्थानांतरित किया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने, तो मीर कासिम ने लेके गया था। किसने, मीर कासिम ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 1857 की ईस्वी के बाद, ठीक है, मीर कासिम को बैठाया गया था मीर जाफर की जगह पर। ठीक है, तो मीर कासिम जब बैठा तो इन्होंने मुर्शिदाबाद से, बंगाल से लेकर के बिहार में मुंगेर में ले आया था राजधानी। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके जस्ट बाद ही युद्ध हो गया था मीर कासिम का, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, समझे, याद रखिएगा। ठीक है, तो जिसमें क्या था 1764 में अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा था, अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था एक साइड से, दूसरी तरफ से कौन था, मीर कासिम था। दूसरा अवध का नाम शुजा-उद-दौला था, कौन, शुजा-उद-दौला। ठीक है, अवध शुजा-उद-दौला था। और दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम था, कौन, शाह आलम। तो ये चीज़ याद रखिए, इन तीनों ने मिलकर के लड़ा था किससे, हेक्टर मुनरो से, जिसमें हेक्टर मुनरो जीत गया था इन तीनों को हरा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। अब देखिए इसमें जितने के जितने हैं ना, नामदेव, चैतन्य, तुलसी और रामानुज, ये सब के सब क्या है, ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का टाइम कब से कब तक, कितनी से थे, 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक को बोला जाता है भक्ति आंदोलन का टाइम।
ठीक है, समझ गए बात को, ये चीज़ याद रखिए। और भक्ति आंदोलन में याद रखिए, तो भक्ति आंदोलन में इन सभी जितने भी यहाँ पे ऑप्शन में ये सब के सब थे। अब देखते हैं इसमें, तो इसको बोल रहा कालक्रम के हिसाब से, समय के हिसाब से सजाना है। तो सबसे पहली बात तो जान लीजिए, रामानुज यह कहाँ गया, रामानुज का टाइम पीरियड कब से कब का था। रामानुज का टाइम पीरियड था 1017 से लेकर के कब से कब 1137 तक इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, तुलसीदास का टाइम पीरियड कब से कब का था, 1532 से लेकर के कब तक, 1532 से 1623 ईस्वी तक। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1486 ईस्वी से लेकर के कब से कब तक, 1486 ईस्वी से लेकर के 1533 ईस्वी तक। ठीक है, और नामदेव जी का, नामदेव का टाइम पीरियड कब था, तो याद रखिए 1000, नामदेव का, एक सेकंड, नामदेव का था 1270 से लेकर के, दिमाग से उतर जाता है, 1270 से लेकर के 1350 ईस्वी तक। ठीक है, ये था नामदेव का टाइम पीरियड। इस हिसाब से बैठा लिए तो सबसे पहले कौन होगा, रामानुज 1017 से, तो रामानुज ऑप्शन बी पहला हो गया। दूसरा नामदेव का देखिए, नामदेव का आपको पहले बता 1270 से लेकर के कब से, 1270 से 1350, तो ये दूसरा हो गया। चैतन्य महाप्रभु का देखिए टाइम पीरियड, चैतन्य महाप्रभु का तो आपको बता दिए, चैतन्य 1486 से 1533, और तुलसी का सबसे लास्ट में 1532 से 1610, तो ऑप्शन बी हो गया टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए, और बाकी और थोड़ा भी जान लीजिए। भक्ति आंदोलन में भक्ति दो प्रकार की होती है, भक्ति आंदोलन दो प्रकार से चला था, दो भागों में बटा था। एक था सगुण भक्ति, क्वेश्चन पूछ लेता है इसीलिए आपको बता दे, सगुण भक्ति। दूसरा कौन था निर्गुण को लेकर के। सगुण में पता भगवान का रूप दिया जाता है, जिसको आप मूर्ति बना के पूजा करते हो। निर्गुण भक्ति में कोई भी रूप नहीं दिया जाता। सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया था। कौन, एक रामानुज कहते हैं रामनवमी, और दूसरा कृष्ण, बोले तो एक तरीके से राम भगवान की पूजा करने वाले, दूसरे कृष्ण भगवान की पूजा करने वाले। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, कांग्रेस इसमें से कौन कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, तो कौन नहीं बने थे, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। ठीक है, ऑप्शन सी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने थे कब, 1902 ईस्वी में, आपको पता हो तो 1902 ईस्वी में। कहाँ पे, अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पे, अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले बने थे 1905 ईस्वी में, आपको पता हो तो कब, 1905 में। कहाँ, बनारस में हुआ था। ठीक है, यह चीज़ है क्या। महात्मा गांधी आपको पता है एक ही बार बने हैं 1924 ईस्वी में, कहाँ, बेलगांव में। ठीक है, यह चीज़ याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा था। आईएनसी को लेकर के आपको एक बार ऑलरेडी हम वीडियो ले चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ करके देख लीजिए, वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने हैं सभी के सभी वहाँ पे डाले गए हैं। ठीक है, और बाकी आईएनसी की स्थापना कभी थी आपको पता ही, 1885 ईस्वी में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो मार्ले मिंटो सुधार आया था कब, तो कब आया था, 1909 ईस्वी में, ऑप्शन बी। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, मुस्लिम का पृथक निर्वाचन इसी टाइम में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। मिंटो वायसराय था, याद रखिएगा, मिंटो वायसराय था, और मार्ले कौन था, राज्य सचिव था, राज्य सचिव था। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देख रहे तो ऑप्शन आंसर तो बी हो ही गया। 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। ठीक है, 1919 ईस्वी। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से होता है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ऑप्शन ए। ठीक है, ये याद रखिए, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ कब था, 1829 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से पूछ लेता है कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राजा राम मोहन राय ने किसने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, कौन सी, ब्रह्म समाज की। ठीक है, 1828 ईस्वी में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, इसको राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोला जाता है। ठीक है, और ऑप्शन में दयानंद सरस्वती भी है। दयानंद सरस्वती क्या थे, यह आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन से, आर्य समाज के संस्थापक थे कौन, दयानंद सरस्वती। ठीक है, और स्वराज शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल इन्होंने किया था, दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्याचंद्र सागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसे बंगाल का पुनर्जागरण ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। ठीक है, ये एजुकेटर थे, टीचर थे। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह इनके ही हेल्प से विधवा पुनर्विवाह कानून आया था 1856 ईस्वी में। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लॉर्ड कैनिंग की सहायता से इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया था। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी, तो मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1615 ईस्वी में, ऑप्शन बी। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़, तो मुगल के तरफ से कौन थे, तो मुगल के तरफ से जहांगीर थे। कौन था, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। और मेवाड़ के तरफ से कौन थे, तो मेवाड़ के तरफ से तो कौन, अमर सिंह, याद रखिएगा।
कौन थे? अमर सिंह। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। ये अमर सिंह कौन है? यही अमर सिंह है, कौन? महाराणा प्रताप के पुत्र, ठीक है, जो कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराजा थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? अब ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से था? मकराना से लाया गया था, ऑप्शन डी। मकराना कहाँ पे? ये राजस्थान राज्य में, ठीक है, राजस्थान में। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। और ताजमहल बनवाया कौन था राजा? तो शाहजहाँ, आपको ऑलरेडी पता है शाहजहाँ बनवाया था, ठीक है। और इसके वास्तुकार कौन थे ताजमहल के? तो वास्तुकार कौन थे? तो यदि वास्तुकार के पता तो कौन? उस्ताद ईसा लाहौरी, ठीक है, इसको लाहौरी भी जी बोलते हैं। उस्ताद ईसा लाहौरी थे। साथ साथ में कभी कभी क्वेश्चन में देता मोहम्मद एकंदी भी थे, ठीक है, मोहम्मद एकंदी, ठीक है। उस्ताद ईसा लाहौरी और मोहम्मद एकंदी, ये दोनों थे कौन? ताजमहल के वास्तुकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहली बात आप ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, 1885 ईस्वी में, ठीक है। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन को किस चीज़ जानते हैं आप? फेमस है ये। तो लॉर्ड कर्जन किस चीज़ के लिए? बंगाल विभाजन के लिए। इसका टाइम पीरियड 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का टाइम पीरियड, बंगाल विभाजन करवा के ही गया, ठीक। और लॉर्ड कैनिंग को किस चीज़ के लिए जानते हैं? लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर के कब तक रहा था? 1856 से 62 तक रहा था ये, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में अभी जस्ट आपको बताएं, लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो क्या लॉर्ड कैनिंग के बारे में अभी क्या बताए थे? तो विधवा पुनर्विवाह को ये कानून लाने में सफल हुए थे कि ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लॉर्ड हार्डिंग इसी के टाइम में दिल्ली दरबार लगा था, किसके? लॉर्ड हार्डिंग। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, ठीक है, याद रखिएगा। कब से कब इसका टाइम पीरियड था? तो लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड था 1910 ईस्वी से लेकर के कब? 1916 ईस्वी तक, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का टाइम लॉर्ड हार्डिंग दे देता है, लेकिन याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग दो हैं, एक लॉर्ड हार्डिंग 1 और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16। और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम वाला कब से कब तक था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम याद रखिएगा 1844 ईस्वी से लेकर के 1844 से 1848 ईस्वी तक, ठीक है। तो याद रखिए ये नरबली प्रथा को खत्म करवाया था कौन? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है, सभी से मैच करके चलते हुए चल। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे? अब क्वेश्चन पूछ रहा है अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो अलीगढ़ किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी, ठीक है। इसी अलीगढ़ की संधि के बाद, ठीक है, अलीगढ़ की संधि हुई थी कब? 9 फरवरी 1957 को, ठीक है। इसी संधि के बाद प्लासी का युद्ध हो गया था, ठीक है। इसी संधि के बाद प्लासी का युद्ध कब? 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ की देखरेख कौन करता है? तो यज्ञ की देखरेख करता है ब्रह्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह ए कुल, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई? सबसे पहली बात तो सुलह ए कुल को एस्टैब्लिश ही किया था, मतलब स्टार्ट ही किया था किसने? अकबर ने। तो ऑप्शन डी, ठीक है, अकबर ने किया था। अब देखिए अकबर इसके करने के बाद इन्होंने एक चीज़ करवाया था अकबर ने, तो प्रवर्तक तक था ही सुलह ए कुल का। दूसरा बात इन्होंने दीन ए इलाही बनाया था धर्म, ठीक है, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म बनाया था, ठीक है। और 1575 ईस्वी में एक और 1575 में इन्होंने क्या किया था? तो इबादत खाना बनाया था। क्या बनाया था? इबादत खाना, ठीक है। यहाँ बोलते हैं इबादत खाना में क्या? धार्मिक सम्मेलन होता था, धार्मिक बैठक होती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? किसको? तो मोरक्को को जीता था, ठीक है। तो चलिए इटली में फेमस एक थे, जैसे जर्मनी में कहते हैं, जर्मनी में हिटलर था, इटली में कौन था? मुसोलिनी कहाँ से बिलोंग करता था? तो इटली से बिलोंग करता था। चलिए रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख कौन है? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए जूनागढ़ और गिरनार दोनों एक ही जगह है, ठीक है। तो इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख याद। चलिए मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से? मंगल पांडे का 34वीं इन्फेंट्री से, नेटिव इन्फेंट्री बोलते हैं ना, का मतलब नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। तो ये कहाँ थे? तो बंगाल में, मंगल पांडे बंगाल में थे, तो बंगाल से जुड़े हुए थे, बैरकपुर से, बंगाल के बैरकपुर से। उसी के बाद 1857 में मंगल पांडे के इन्फेंट्री में कारतूस वाली घटना होने के बाद ही क्या 1857 का बिगुल स्टार्ट हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति, क्वेश्चन पूछ रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होता? चौथा, अभी तक मतलब बौद्ध संगीति को बहुत बार हम दोहरा चुके हैं, 4 बार बौद्ध संगीति हो चुकी है, ठीक है। ये चौथा बौद्ध संगीति पूछा किसके? कनिष्क के टाइम, ऑप्शन डी, ठीक है। प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुआ था, ठीक है, कनिष्क के टाइम में। ये कनिष्क के टाइम कहाँ पे? तो कश्मीर में हुआ था। इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना है, कश्मीर में, ठीक है, याद रखिए। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला किनके टाइम में होता था? अजातशत्रु के टाइम में, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में, ये याद रखिए। दूसरा कालाशोक के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो कालाशोक के टाइम में हुआ था कब? ये 383 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ये वैशाली में करवाया था, ठीक है। और अजातशत्रु कहाँ पे करवाया था? तो अजातशत्रु कराया था राजगिरी में,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अशोक के टाइम में तीसरा हुआ था बौद्ध संगीति, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, ठीक है। चलिए बाकी आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? स्वराज पार्टी का CR दास से, ऑप्शन सी। देखिए स्वराज पार्टी जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को खत्म बंद कर दिया तो ठीक है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिल करके। मोतीलाल नेहरू वही हैं जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ठीक है। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन आ चुका, मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म लाया था कब? 1909 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? ये रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? तो यही थे क्या? तो रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे कहाँ के? यूके के प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? तो यूके के, जिन लोगों ने हम पे राज किया। तो रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्हीं के टाइम में याद रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के टाइम में हुआ था। और ब्रिटिशर्स के तरफ से प्रधानमंत्री यही थे तीनों गोलमेज सम्मेलन के, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। लॉर्ड इरविन के बारे में ऑलरेडी पता होगा, लॉर्ड इरविन के लिए, ठीक है, गांधी इरविन समझौता इन्हीं के टाइम में हुआ था। और साइमन कमीशन भी उन्हीं के टाइम में था। लॉर्ड वेलेजली के बारे में पता होगा, ये ब्रिटिशर्स पहले थे जो सहायक संधि को स्टार्ट करवाए थे। लेकिन यदि फर्स्ट पूछेगा कौन, तो फ्रांसीसी करवाए थे। फर्स्ट कौन? फ्रांसीसी कौन? डुप्ले करवाया था। फ्रांसीसी अधिकारी कौन था? डुप्ले, जिन्होंने सहायक संधि को स्टार्ट किया था। वेलेजली भी ब्रिटिशर्स में पहले सहायक संधि की स्थापना की थी, ठीक है। तो डुप्ले पहला था, उसके बाद वेलेजली ने उसकी कॉपी कर लिया, ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो बोल रहा कौन सुमेलित है? तो देख लीजिए, भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, एकदम सही बात है, ठीक है। मार्लो मिंटो सुधार 1909, केंद्र में द्वैत शासन, नहीं, केंद्र में द्वैत शासन की बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं थी। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में क्या होता? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्या बोला गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं था। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या था? ये था प्रांतों में द्वैत शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या बोला था? प्रांतों में द्वैत शासन लागू होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ऑप्शन में दे रखा डी में, भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतों में द्वैत शासन, नहीं, भारत प्रांतों में नहीं, केंद्र में। कहाँ पे? केंद्र में द्वैत शासन, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया आंसर कौन होगा। आंसर पहला ही जो आपको टिक मारे थे, भारत परिषद अधिनियम 1892। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज आपको बहुत अच्छे से पता है, तो कौन? तो पिंगली वेंकैया साहब ने। इसने राष्ट्रीय ध्वज को 3:2 लंबाई 3 और विथ 3.2 चौड़ाई 2, ठीक है, 3:2 के अनुपात में डाला था, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किसने किया था? ये भी कहीं पूछ लेता, हंसा मेहता ने। राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया था हंसा मेहता ने, ठीक है। इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना, ठीक है। श्यामलाल गुप्त को आपको जानते ही होंगे, किस झंडा गीत के लिए जाना जाता है। भिखाजी कामा को जो आप लोग जानते होंगे, जर्मनी में भारत का झंडा फहराने वाली प्रथम महिला थी, कौन? भिखाजी कामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप, क्या बोल रहा है? 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? 2018 में फ्रांस जीता था। अभी जस्ट 2022 का फीफा विश्व कप हुआ, कौन जीता? तो अर्जेंटीना जीता। कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता, ठीक है। अर्जेंटीना है कहाँ का? तो याद रखिएगा, तो अर्जेंटीना कहाँ का? तो नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है, सॉरी साउथ अमेरिका का। कहाँ का? साउथ अमेरिका का कंट्री है। लियानो मेसी यहाँ के कप्तान थे, ठीक है। फीफा विश्व कप अभी कहाँ पे हुआ था ये? तो अभी जो फीफा विश्व कप हुआ था कहाँ पे? कतर में हुआ था। कहाँ पे? कतर में। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। तो 2022 का पता चल गया। चलिए नेक्स्ट, 2026 का फीफा विश्व कप कहाँ होने वाला है? तो 2026 का याद रखिएगा, 2026 का फीफा विश्व कप का टाइम बता दिया किस देश में? तो USA, कनाडा, ठीक है, USA, कनाडा और कौन सा? USA, कनाडा और मैक्सिको। कौन? मैक्सिको। ये तीनों कंट्री मिलकर होस्ट कर रहा है 2026 का फीफा विश्व कप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? ये याद रखिएगा बार बार, 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 का उसके हिसाब से पूछा था। अगला एशियाई खेल कहाँ पे? तभी आपको पता होगा कहाँ, चाइना में हुआ था। कहाँ पे? चाइना में हुआ था। 2022 का हो चुका है, ठीक है, 2022 का। 2026 का कहाँ होगा? तो 2026 का जापान में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती? तो कौन? नाभिकीय विखंडन वाली होती है, ऑप्शन सी। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? आप क्वेश्चन पूछ दिया अलकनंदा और भागीरथी नदी, तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ? देवप्रयाग में आकर मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा, ये दोनों में आकर मिलती है कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। नंद प्रयाग में कौन सी नदी? तो नंद प्रयाग में अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा, और साथ में कौन? और नंद की नदी, ठीक है। इसके जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी? अलकनंदा
और साथ में कौन सी नदी आके मिलेगी, रुद्रप्रयाग में कौन सा, तो मंदाकिनी, कौन सी, मंदाकिनी नदी, ये दोनों के संगम को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये आपको मिल गया। चलिए बाकी आप इस चीज़ को आप गौर से एक बार देख सकते हो, गंगा नदी को लेकर के, गंगा नदी का उद्गम जहाँ से होता है तो याद रखिएगा विष्णु गंगा एक जगह से दूसरे जगह से निकलती है, कौन, धौली गंगा। जब दोनों ये आके मिलती है तो उस जगह को, ठीक है, विष्णु बोलते हैं, ठीक है, विष्णु प्रयाग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। यहाँ से क्या एक तरीके से एक तरफ से निकलती है विष्णु गंगा, दूसरी तरफ से धौली गंगा, ठीक है, याद रखें। यही जब इसी को अलकनंदा बोलते हैं, यही अलकनंदा जब आगे बढ़ती है ना तो इसमें नंद की नदी आके मिल जाती है, तो जिस जगह पे आके मिलती है ना उस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग। ठीक है, यही नदी जब आगे बढ़ती है तो एक जगह पिंडारा, देखिए गंगा नदी का लगभग हम थोड़ा सा बात बता देते हैं, ये पिंडारा नदी आके मिलती है, तो इस पिंडारा वाली जगह को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा बढ़ती जा रही है, अलकनंदा में पिंडारा नदी आके मिल गई तो उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। जब अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर मंदाकिनी नदी आके मिल जाती है, तो इस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें कौन सी नदी, अलकनंदा आते जा रही है तो यहाँ भागीरथी नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, इधर से भागीरथी आती है कहाँ पे, देवप्रयाग में। अलकनंदा जाती जा रही है, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है ना तो इसी को बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा, गंगा नदी का रूट क्या बोलते हैं, रूट है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है जागोटा त्रिकोण से संबंधित है। जागोटा नहीं होता, जाकोटा होता है, याद रखिए, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, JAKOTA। ठीक है, ये 3 देशों का एक 2-2 लेटर है शुरुआती का, स्टार्टिंग का। ठीक है, JA से जापान, KO से कोरिया, साउथ कोरिया, और TA से कौन, तो TA से ताइवान। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, कौन सा, तो ताइवान, जापान, कोरिया और ताइवान, इन तीनों के संबंधित देश को ट्रायंगल बनती है। ठीक है, एक ट्रायंगल बनती है, उसी को बोलते हैं हम लोग जाकोटा। ठीक है, एक्चुअली में ऑप्शन ए दे रखा है दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। ऑप्शन ए वियतनाम नहीं होगा, ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पे। वियतनाम की जगह कौन सा होगा, तभी कौन आपका पता है, ताइवान। ठीक है, ये ट्रायंगल बनती है, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। चलिए ऑप्शन गलत दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर पता चल गया क्या है, बस ये काफ़ी है। चलिए निम्न में से कौन इस्पात उद्योग से संबंधित सुमेलित है, इस्पात उद्योग से कौन सुमेलित है, इसमें देख लेते हैं कौन सा। तो पहला तमिलनाडु, सलेम, एकदम सही बात है, तमिलनाडु में ही है। ठीक है, दुर्गापुर उड़ीसा नहीं, दुर्गापुर में उड़ीसा नहीं है, ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर भिलाई कहाँ पे है, तो भिलाई कहाँ, ये छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में नहीं करके ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इन चीज़ों को, राउरकेला राउरकेला उड़ीसा में, कहाँ पे है, राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है, पता चल गया। चलिए आंसर कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन ए तमिलनाडु से सलेम। चलिए अब फिर से मिलान करना है, तो आप देख लीजिए, इसमें से आपको पता हो बहुत सारा चीज़, तो ये बहुत पुराना चीज़ है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आसाम में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नंदकानन कहाँ पे है, उड़ीसा में। अब मेलघाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो अब देख लो आंसर कौन सा हो गया आपका, तो कौन सा हो गया, पहला 2, 3, 4, 1, ऑप्शन ए। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, अब पूछ रहा है दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है, तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है, ये तो गोवा में। ठीक है, याद रखिएगा, दूध सागर जलप्रपात यदि गोवा ना हो तो दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे है, याद रखिएगा, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे। तो गोवा ना हो तो कर्नाटक ऑप्शन में दिया रहे तो समझ जाइए, कर्नाटक भी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, क्षेत्र है कहाँ पे, तो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। आप देखिए भारत में कोयला क्षेत्र अलग अलग जगह पे काफ़ी सारे हैं। ठीक है, झारखंड में झड़िया कहाँ पे, ये झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और उड़ीसा में तलचर उड़ीसा में। तो ये सब कोयला के क्षेत्र है इंडिया के। ठीक है, तो कोयला का क्षेत्र याद रखिएगा। चलिए आपको जो भी हमसे वो पता थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा बताते चलते, ताकि एग्जाम में कहीं से भी आए आप अच्छे से टिक लगा पाओ। ठीक है, चलिए कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, तो कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, तो क्षोभ मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो सबसे निचला वाला परत क्षोभ मंडल ही है। अब परत को लेकर के देख लीजिए, पृथ्वी गोल होती है जिस हिसाब से, देखिए पहला नीचे का क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल की 0 से 18 किलोमीटर तक होता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर में कौन सा होता है, समताप मंडल। ठीक है, याद रखिएगा, समताप मंडल 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच होता है। समताप मंडल के ऊपर में कौन सा होता है, मध्य मंडल होता है। कौन सा होता है, मध्य मंडल। ठीक है, ये 50 से 80 किलोमीटर तक के दायरे में होता है। और मध्य मंडल के ऊपर में कौन सा आता है, आयन मंडल। कौन सा, आयन मंडल। आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होता है। और उसके ऊपर में कौन है, बहिर्मंडल। ठीक है, कौन सा होता है, बहिर्मंडल, बाह्यमंडल जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, बाह्यमंडल।
ठीक है, 640 से ऊपर जितना भी। तो आप हिसाब से देखो सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा, क्षोभ मंडल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी। ठीक है, इस चीज़ के आप पूछेगा ओजोन मंडल किस में है, तो ओजोन मंडल याद रखिएगा समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता था। 1850 किलोमीटर के दायरे में ओजोन मंडल भी आ जाती है। ठीक है, तो समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन आ गया कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इंडिया का मैप ये देखते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ गुजरात स्टार्ट होता है, तो इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। पश्चिमी घाट की कौन कौन सा स्टेट आती है, पूर्वी घाट की कौन कौन सा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब पाल घाट यहाँ पे दे रखा है, पाल घाट। पाल घाट क्या है, तो पाल घाट देखिए तमिलनाडु और केरला को जोड़ने वाला ये दर्रा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ का। अन्नामलाई पहाड़ी है, नीलगिरी भी पहाड़ी है। चलिए अब इतना ही गया तो आपको बता ही देते हैं हम इस चीज़ को लेकर। इंडिया का मैप में आप इस तरीके से देखते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, ये वाली को पश्चिमी घाट, इसको पूर्वी घाट। ठीक है, ये पूर्वी घाट वेस्ट बंगाल के तरफ, ये पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा है, गुजरात पश्चिमी घाट के अंदर आता है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा एक गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरला। ठीक है, आप देखिए पूर्वी भाग में, पूर्वी साइड में, पूर्वी घाट में इधर तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर में कौन सा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर में उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर में कौन सा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए। 9 है, लगभग 9 स्टेट है। कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, इधर 5 स्टेट, इधर तमिलनाडु, सॉरी केरला, इधर तमिलनाडु, इधर कौन सा, आंध्रा, यहाँ पे कौन सा, उड़ीसा, और इस साइड में कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो इस साइड 4, इस साइड 5। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है। अब देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो शिव किला जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। शिव किला है कहाँ पे तब, तो शिव किला जम्मू कश्मीर में ना कर, शिव किला हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कौन सा नहीं है सुमेलित, तो ये नहीं है। रोहतांग, शिव किला, ये सब के सब क्या, रोहतांग। अब देखिए आप जान ही गए, तो चलिए नाथुला में, सिक्किम में कौन कौन सा है, सिक्किम में जलेपला, कौन सा, जलेपला और नाथुला सिक्किम में। रोहतांग में, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा, रोहतांग, शिव किला और कौन सा, बड़ा लाचा, कौन सा, बड़ा लाचा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बॉमडिला और दीफू, मोमडिला और दीफू कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा, ऑप्शन में तो रहा नहीं, तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा, याद रखिएगा कौन सा, काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम। दूसरा जोजिला, ठीक है, जोजिला। तीसरा कौन सा, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल और बनिहाल। ठीक है, ये सब के सब जम्मू कश्मीर के। ठीक है, बाकी और सब भी आपको पता चल ही गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगीत नदी कहाँ बहती है, आप क्वेश्चन में पूछ दिया रंगीत नदी बहती कहाँ पे, तो रंगीत नदी बहती है कहाँ पे, तो सिक्किम में बहती है। ठीक है, सिक्किम में एक और नदी बहती है, कौन सी, तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता की सहायक नदी है कौन, रंगीत नदी। तीस्ता नदी आके मिल जाती है, सॉरी रंगीत नदी आके मिल जाती है किसमें, तीस्ता नदी में। ठीक है, रंगीत और तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। आप देखिए कर्क रेखा, सबसे कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 27 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से। तो आपको पहले बोल देते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। ठीक है, 8 राज्य हैं जो कि 37 डिग्री बोले तो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आप इसमें से देख लीजिए कौन सा है होकर गुजरती है, तो किससे होकर गुजरती है, तो आप इसको अब इसमें से आप देख लीजिए झारखंड में, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन ए। ठीक में यहाँ देखिए गलत कुछ कौन सा डाल देगा, महाराष्ट्र में नहीं जाती, इसमें कौन सा, आंध्र प्रदेश में नहीं जाती है। ठीक है, इसमें राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर में नहीं जाती है, तो ये सब इस वजह से गलत हो गया। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन ए। आपको याद रहना चाहिए ये 8 स्टेट का नाम। ठीक है, दूसरा बात, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता, तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 37। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया कौन, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन बी। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है उसी हिसाब से पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है, राष्ट्रपति के शासनकाल। तो ठीक है, राष्ट्रपति के शासनकाल में कौन सही है, तो इस हिसाब से देखिए तो कौन सही है, ज्ञानी जैल सिंह। आपको हम इसमें
एक बता देते हैं, ज्ञानी जैल सिंह का टाइम पीरियड कब से कब तक था, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग कर लोगे। ज्ञानी जैल सिंह का टाइम पीरियड था 1982 से राष्ट्रपति बने थे 1987 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह का, सुनते चलिएगा। दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, ये कब से कब तक थे, 1974 में बने थे और 1977 तक रहे थे राष्ट्रपति, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर के कब तक, 1997 तक रहे थे, ठीक है। और के आर नारायणन के आपके बारे में पता होगा, और सॉरी शंकर दयाल, के आर नारायण ये तो काफ़ी बाद में बने, ठीक है, तो इस चीज़ इस हिसाब से बना लीजिए, ठीक है। तो कौन सा इसमें सेट हो रहा है, देखिए इसमें से के आर नारायण का ये हाल फिलहाल में 1990 के बाद बने हैं, 92 के बाद, तो इस हिसाब से देखिए, तो ऑप्शन कौन बनता है, ऑप्शन डी। देखिए फखरुद्दीन अली अहमद पहले बने थे, कब बने थे, 1900, अभी तो बताया 1974 से लेकर 77 तक, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह कब बने थे, 1982 से लेकर के कब तक, 1982 से 87 तक। आर वेंकट रमन कब बने थे, 1987 से लेकर के कब, 92 तक, ठीक है। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर के कब तक, 97 तक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, तो ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। देखिए सीरियल ये 74 77 82 87 87 92 92 97, ठीक है, ऑप्शन डी। तो दूसरी बात याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति कौन रहते, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कब से कब तक रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो याद रखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे देश के 1950 से लेकर के कब तक, 1962 ईस्वी तक रहते, 12 साल तक, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है तो बताते चले आपको, ठीक है। आप कौन सा, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है, तो भारत में 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो कब कब हुआ था, एक बार याद रखिएगा 1961-62 में चाइना युद्ध के टाइम में हुआ था, दूसरा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब, और तीसरा 1975 में, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार रहती आंतरिक गड़बड़ी के चक्कर में, ठीक है, तो ऑप्शन बी। चलिए, संविधान के उद्देशिका में मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, संविधान की उद्देशिका बोल रहा किस मौलिक अधिकार का वर्णन, ये मौलिक अधिकार मत याद रखिएगा, संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग जो पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, तो उसमें उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है उद्देशिका में, ठीक है, तो याद रखिए उसमें विचार की स्वतंत्रता दे रखा है, विश्वास की स्वतंत्रता दे रखा है, अभिव्यक्ति, विचार की बात किया गया, विश्वास की बात किया गया, अभिव्यक्ति की बात किया गया, ठीक है, धर्म की बात किया गया और उपासना की बात किया गया, ठीक है। इतने प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई उसमें, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा, तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी, ठीक है। ये मल्होत्रा समिति किससे समिति था, बीमा क्षेत्र में, किसमें, बीमा क्षेत्र में, याद रखिएगा। रेखा समिति किससे है, अप्रत्यक्ष कर से, किससे, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। देशमुख समिति किससे है, तो महिला शिक्षा को लेकर के, देशमुख समिति महिला शिक्षा को लेकर के, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पे की गई थी, तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय समिति का ये केलकर समिति किया गया था, ठीक है, तो ये PPP मॉडल पे था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद नहीं होगा, अंतर्राज्यीय परिषद होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नियोगी समिति किससे संबंधित है, तो ईसाई मिशनरी को लेकर था, ठीक है। संथानम समिति किससे, भ्रष्टाचार समिति को लेकर, भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए, ठीक है। राजमन्नार आयोग किसके लिए होता था, तो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया, उद्देशिका में 42वें संविधान में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो कौन सा जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है, उसके पद से राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है, संसदीय प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक सरकार में क्या होता है, अब संघात्मक सरकार में क्या होता है, संघात्मक सरकार में क्या होता है, शक्तियों का एकत्रीकरण होता है, ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अब क्वेश्चन आ गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पुष्प कमल है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पक्षी मयूर, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। पशु कौन सा, तो बाघ है, ठीक है, याद रखिए। राष्ट्रीय फल आम है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब चीज़ आपको तो जुबान पे होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, जलीय जीव कौन सा, तो गंगा का डॉल्फिन, ठीक है, बिहार का भी है राजकीय, ठीक है, डॉल्फिन। चलिए, चिली का चुकीमात खाने, कहाँ का, चिली का चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉपर के लिए, ठीक है, तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन में से कौन जुड़ी हुई है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी थी, मेधा पाटेकर जुड़ी हुई थी, ठीक है। अरुंधति राय के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ये राइटर हैं, ठीक है। चमनलाल क्या पोएट, प्रोफेसर और राइटर हैं, ठीक है। चंदा कोचर ICICI बैंक की रह चुकी है, क्या ICICI बैंक की CEO रह चुकी है, ठीक है, अभी शायद हट भी गई है, ठीक है। और चलिए, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है, ENSO क्या है, आप देखते हैं इसमें ऑप्शन में, ENSO क्या है, E1 नीनो साउथ ऑक्सीलेशन, ठीक है, ये पर्यावरण को लेकर के
बात करती है, ठीक है। संस्था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश से। सबसे कम कहाँ था? तो सबसे कम कहाँ था? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में उचित मिलान करना। अब ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होगा, बहुत बार ये बांध खुलकर टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड मिला हुआ, ठीक है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, एकदम सही बात है, ठीक है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में नदी में, हीराकुंड बांध उड़ीसा में थे। 1 2 3 4 ये तो ऑप्शन ए ही हो गया, ठीक है। मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको। निम्न में से कौन सा बोल रहा है, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है इसमें? तो देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। दलदली मिट्टी कच्छ के रण में, एकदम सही बात है। नमकीन मिट्टी मरुभूमि में, एकदम सही बात है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में, नहीं पीट मिट्टी नहीं होता उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी या कॉप मिट्टी? कौन सी? जलोढ़। बिहार यूपी इस सब में जलोढ़ मिट्टी या कॉप मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी नहीं है। टिल्टराइट मिट्टी तमिलनाडु, एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? तो कांच का गहरा नीला रंग होता है किनके वजह से? तो क्यूप्रिक ऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन सी, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड की वजह से क्या होता है? भूरा रंग होता है, कांच का रंग भूरा हो जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपात से, ऑप्शन ए। इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो सीएनजी से होता है। किससे? सीएनजी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेन ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूटन ने क्या दिया था? प्रकाश का कन्य दिया था, प्रकाश का कन्या सिद्धांत दिया था। चलिए आइंस्टीन तो आपको पता ही है, सापेक्षता का सिद्धांत = mc², ठीक है। चलिए इनमें से कौन परजीवी पादप है? परजीवी पादप कौन है इसमें से? तो कस्कुटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमलगम क्या है? तो अमलगम क्या है? तो एक तरल पारा मिश्रित धातु है। क्या है? एक तरल पारा मिश्रित धातु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितना % की वृद्धि होगी? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। संवेग आपको पता ही, सबसे पहली बात तो संवेग क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। तो संवेग इक्वल टू क्या होता है? P = मास इंटू वेलोसिटी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है क्या गतिज ऊर्जा में संवेग को दोगुना कर दिया जाए। नॉर्मली है तो संवेग mv है, यदि दोगुना कर दिया जाए 2p कर दिया जाए, ठीक है, तो mv का क्या होगा? तो अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा का हाफ, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², ठीक है। आपको बोल रहा है वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो एम भी यहाँ पे भी निकालिएगा पहले वाले में, तो p/m होगा, v = और यहाँ क्या होगा? 2p/m होगा, ठीक है। अब इसको देखो m तो कांस्टेंट है, दोनों में सब में उड़ जाएगा। तो आप देखिए हाफ v²। अब इसमें आप अंदाज़ा लगाइए खुद से, एक जगह क्या होगा? p/m का स्क्वायर, हाफ p/m का स्क्वायर। दूसरी जगह क्या होगा? हाफ 2p/m का होल स्क्वायर। बोले तो एक तरीके से आप गौर कीजिएगा, तो एक जगह होगा 4p² और दूसरी जगह होगा क्या? p²/m²। अब घटाओगे तो आपको पता है यहाँ पे 3 आएगा, और कटने के बाद स्वाभाविक है 300 आ जाएगा। जब परसेंटेज निकालोगे तो बी आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका? दांत के निर्माण आपको पता है कैल्शियम से, ऑप्शन बी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन टैग पॉलीमर एंजाइम का स्रवण करते हैं? तो टैग पॉलीमर एंजाइम का स्रवण कौन करता है इसमें? तो इस्चेरिया कोलाई करता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से, ठीक है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल क्या है? तो दोषपूर्ण शिक्षा होगा तो युवा में अशांति होगी, ऑप्शन डी। वस्तु संयोग संस्थापन का उदाहरण है। क्या पूछ रहा है? वस्तु संयोग संस्थापन का उदाहरण क्या है? तो वस्तु संयोग पेन और स्याही, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? समाजीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपको तो पता ही, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसका? 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिए, ये मीटर में क्वेश्चन पूछ लिया। आई कैम आई सॉ, क्या पूछ रहा है? आई कैम आई सॉ आई कंक्रीट किसने कहा था? तो किसने कहा था ये? तो जूलियस सीजर ने बोला था, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज नो सच थिंग्स, क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है किसी का पुस्तक का नाम है देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लॉन्च। पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? तो मिल्टन फ्राइडमैन ने लिखा, ऑप्शन बी, ठीक है। और बिस्मार्क के बारे में ऑलरेडी पता होगा आपको, ये जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, बिस्मार्क, और सॉरी जर्मनी के चांसलर थे, गलती, जर्मनी के चांसलर, बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर रह चुके, ठीक है। हिटलर पता है, ये भी जर्मनी के
जर्मनी से जुड़े हुए हैं। फ्रेडरिक लिस्ट किससे, ये जर्मन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। कौन, फ्रेडरिक लिस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो प्रयोग करता है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो करता है, विशेषिक अधिकार है उसका, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है, तो मीथेन निकलती है, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के आधिकारिक रुपया, जर्मनी का आधिकारिक रुपया क्या, तो यूरो है। लीरा किसकी रुपया, तो लीरा टर्की की है, किसका, टर्की का, जिसको तुर्की अब नाम से बुलाया जाता है। रुपया किसका है, इंडोनेशिया का, ठीक है, इंडोनेशिया का। पेसो किसका, तो पेसो मैक्सिको का, किसका, मैक्सिको का, ठीक है। अब बाकी 75 के बाद सबके सब क्वेश्चन क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।